नाज़रीन, इस वक्त की मेगा डेवलपमेंट यह है कि रशिया के जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं वो पहली एंट्री मिडिल ईस्ट के अंदर कर रहे हैं, और ये इस हवाले से एक मेजर डेवलपमेंट है, गेम चेंजर डेवलपमेंट है कि इजराइल की जो एयर सुपीरियरिटी है उसको चैलेंज करने के लिए अब डिफरेंट ऑप्शन जो है वो अवेलेबल आ रहे हैं, मुयसर आ रहे हैं। चाइना के जेट्स जो है वो गल्फ कंट्रीज को ऑफर वो कर रहे हैं, और अब रशिया के जो मॉडर्न जेट्स हैं वो पहली बार मिडिल ईस्ट में फॉर सेल जो है वो अपनी एंट्री कर रहे हैं। तो इजराइली से बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरफ वो सऊदी अरेबिया को जो अमेरिका जेट्स देने जा रहा है उससे वो परेशान है, और दूसरी तरफ रशिया जो है वो इस हद तक खुलकर जो है वो सामने आ गया। तो बड़ी पावर जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ी ग्रेट गेम जो है इस वक्त खेल रहे हैं, और मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उधर ईरान ने एक ऑयल टैंकर जब वो कैप्चर कर लिया है, तो गल्फ में एक बड़ी एस्केलेशन इस वक्त सामने आ रही है कि ईरान की जानिब से एक ऑयल टैंकर को कैप्चर किया गया है, और रशिया नाज़रीन गजा के मामले में उसने बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका जो है वो ड्राफ्ट लेकर आ रहा है, रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है कि गजा में आगे ये होगा, फोर्स जाएगी, फलां होगा। तो रशिया पहली बार अपनी जो रेजोल्यूशन है वो लेकर आया है कि गजा में ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो वो अपनी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो वो लेकर सामने आ गया है, और उसने अमेरिकन जो रेजोल्यूशन है उसको रिजेक्ट कर दिया है, और चाइना भी इसमें रशिया के साथ है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ सूडान के अंदर अल बुरहान जो हैं उन्होंने जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया है, क्योंकि जो आरएसएफ है वो मजीद शहरों और टाउन्स की तरफ हमले के लिए आ रही है, तो वहां पर जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया गया, यानी हर शहरी जब वो हथियार उठाकर जब उनसे लड़े। तो सूडान में चूंकि एक मिडिल ईस्ट का एक मुल्क ओआईसी का एक अहम मेंबर चूंकि वो इसमें शामिल है, तो सब बेबस भी हैं और खामोश भी हैं। अब देखेंगे सूडान में इतना कुछ हो रहा है लेकिन ओआईसी का एक इजलास भी नहीं हो रहा, ठीक है, ओआईसी का एक इजलास भी नहीं हो रहा, और वजह सिर्फ यह है कि एक ताकतवर और अमीर मुल्क जो है उसकी लीडरशिप जो है इसमें शामिल है। तो बहुत बड़े आप कह लें कि मजालिम जो है वो सूडान में इस वक्त ढाए जा रहे हैं, तो जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया गया है। उधर ताइवान के हवाले से बहुत बड़ी एस्केलेशन हुई है। ट्रंप ने अपने इस दूसरे टेन्योर में पहली असलहा डील जब वो साइन की है ताइवान के लिए, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये डील है, जिसमें ताइवान की एयरफोर्स के लिए, उनके फाइटर जेट्स के लिए इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, असलहा दिया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है, और चाइना का इस पर सख्त तरीन रद्दमल सामने आया है। ये बात हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि अमेरिका ताइवान को अब मजीद असलहा देगा और बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन चाइना के खिलाफ करेगा, क्योंकि चाइना के खिलाफ अब जंग जब शुरू हो चुकी है। वो हर सूरत में चाहते हैं कि वो चाइना को किसी प्रॉक्सी वॉर के अंदर ड्रैग करें, ठीक है। इसके लिए जब वो ताइवान को मजीद असलहा देंगे, उससे यह है कि या तो चाइना को रिएक्ट करना पड़ेगा, और अगर वो खामोशी के साथ बैठा रहता है तो एक तो ताइवान पावरफुल होता चला जाएगा और चाइना जो है वो कमजोर दिखेगा, तो उसको रिएक्ट जो है वो करना पड़ेगा। और यही वो चीज है जो अमेरिका चाहता है। अब अमेरिका को जाहिर है ताइवान की भलाई तो नहीं चाहता, तो वो तो असल में चाइना को जंग में घसीटना चाहता है। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसको चाइना जो वो विजडम के साथ डील कर रहा है। और लेकिन अगर अमेरिका इसको बहुत ज्यादा इस स्टेटस को तोड़ता है, जैसे अब उसने बहुत बड़ी असलहा डील दी है, और मजीद अगर वो असलहा डील करता है ताइवान के साथ, जो कि करेगा वो, क्योंकि अब जंग छिड़ गई है। देखें उनको अंदाजा हो गया कि भाई उनके एम्पायर के लिए एक ही मुल्क उनको टक्कर दे सकता है, और वो चाइना है। इसलिए अब वो चाइना को जंगों में घसीटेंगे, उसको उसकी जो कंटेनमेंट है पॉलिसी उसको फुल स्केल लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे। तो जंग का आगाज जब वो हो चुका है, चाइना का इस पर सख्त तरीन रद्दमल आया है, और उधर ज़ेलेंस्की जो है वो हंगामी तौर पर पेरिस पहुंच रहा है। जंग बहुत तेज हो गई है और ज़ेलेंस्की हंगामी तौर पर पेरिस पहुंच रहा है। सबसे पहले जो बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है और रशिया के हवाले से है कि रशिया अपने एडवांस तरीन जो फाइटर जेट्स हैं Su-57 ये पहली बार मिडिल ईस्ट के अंदर लेकर आ रहा है, और ये दुबई इस वक्त पहुंच चुके हैं। दुबई में जो एयर शो होने जा रहा है, तो उसके अंदर ये जेट्स जब लाए जा रहे हैं, पहली बार मिडिल ईस्ट में ये प्रेजेंट किए जा रहे हैं। रशियाज Su-57 फाइटर्स टू टेक पार्ट इन फ्लाइंग डिस्प्ले एट दुबई एयर शो। Russia's Su-57 stealth fighter arrives at दुबई, और रशिया जो है उसका मकसद यह है कि वो एक्सपैंड करे अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट को, यानी रशिया इस वक्त अपने एडवांस फाइटर जेट्स जो है वो सेल करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और डिस्प्ले कहां पर किए जा रहे हैं? मिडिल ईस्ट के अंदर। Su-57 to fly in Dubai. Jet will have weapon bays open for the first time at an air show. अल्जेरिया नाज़रीन जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और एक वक्त में वो फ्रांस की कॉलोनी था, और एक बड़ी लंबी स्ट्रगल के बाद उन्होंने आजादी हासिल की। इसी साल उन्होंने 14 Su-57 लेने का ऐलान किया, रशिया के साथ उनका मुआहदा तय पाया, और अब मिडिल ईस्ट के अंदर पहली बार ये जेट्स वो लेकर आ रहे हैं। ये जो Su-57 है ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और ये एक लार्ज स्केल
कम्बैट के लिए इसकी कैपेबिलिटी है। यानी उधर इजराइल के पास F-35 है और जो कि 5th जनरेशन है, और इसके हम पल्ला कोई भी फाइटर जेट किसी के पास भी नहीं है। तो ये जो Su-57 है ये भी 5th जनरेशन है और एक लार्ज स्केल कैपेबिलिटी की सलाहियत ये रखता है, और अगर यानी ये किसी मुल्क के पास आ जाता है तो वो F-35 का सामना कर सकता है। तो रशिया का यहां पर इसको डिस्प्ले करना, इसको प्रेजेंट करना, यानी कि वो इसको सेल करने के लिए तैयार है, और 14 वो अल्जीरिया को दे रहा है। तो इससे इजराइल खासा और शदीद परेशान है, क्योंकि उसकी जमीनी फौज जितने जोगी है वो सबको पता है। अब उसका सिर्फ एयर एडवांटेज ही है। अभी तक ईरान के खिलाफ भी तो कोई जमीनी टाकरा तो नहीं हुआ, उसकी एयरफोर्स ने जाकर बम बरसाए हैं, और उसमें भी वो अपने मतलूबा मकासद जब हासिल नहीं कर सके, ठीक है ना। तो अगर ये एडवांटेज भी चला जाए तो फिर पीछे इजराइल का बचेगा क्या। तो रशिया का ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है कि वो मिडिल ईस्ट में ये फाइटर जेट्स जब लेकर आ रहे हैं, तो इससे अंदाजा हो रहा है कि दुनिया किस अंदाज में आगे जब बढ़ रही है। अच्छा, फिर इसके साथ बड़ी खबर यह है कि रशिया गजा के हवाले से बहुत ज्यादा खुलकर सामने आया है। पहले एक ड्राफ्ट अमेरिका की जानिब से लाया गया जिसको सबने रिजेक्ट कर दिया। कल अमेरिका की जानिब से एक और ड्राफ्ट जो है वो लाया गया, उसको भी रशिया और चाइना ने उस पर एतराजात उठाए हैं, ऑब्जेक्शंस किया है, और उससे बढ़कर अभी रशिया जो है वो अपनी जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है वो लेकर आ गया। रशिया एंड चाइना हैव एक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्शंस टू द अमेंडेड यूएस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन रिगार्डिंग गाजा। ये पहले उन्होंने ऑब्जेक्शंस किए, और अभी खबर ये आ रही है कि रशिया ने प्रपोज कर दिया है इट्स ओन यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ऑन गाजा इन चैलेंज टू यूएस ड्राफ्ट। अमेरिका के मुकाबले में वो अपना रेजोल्यूशन जब लेकर आ गए कि नहीं, गजा में ऐसे नहीं ऐसे होगा, मामला फलस्तीनी रियासत की तरफ जाएगा। और इसमें रशिया ने एतराज उठाया है कि ये जो पीस काउंसिल बन रही है जिसको वेस्ट जब हेड करेगा, ट्रंप हेड करेगा, तो रशिया ने गजा के हवाले से जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसको रद्द किया है और कहा है कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है ये मामले को कभी सोल्यूशन की तरफ नहीं लेकर जाएगा। तो हम जब यहां पर चाहते हैं कि ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस गजा में ना हो। टाइम्स ऑफ इजराइल, रशिया प्रपोजेस इट्स ओन यूएन रेजोल्यूशन ऑन गाजा इन चैलेंज टू यूएस ड्राफ्ट, यानी बिल्कुल एक मुख्तलिफ रेजोल्यूशन वो लेकर आए। गजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स प्रपोजल जो है पुश बैक उसको हुआ है रशिया से, चाइना से और अरब कंट्री से भी। अच्छा, ये जो अमेंडेड ड्राफ्ट अमेरिका लेकर आया है इसमें फलस्तीनी रियासत का जिक्र जरूर मौजूद है, जैसा कि जेरूशलम पोस्ट लिख रहा है यूएन गाजा रेजोल्यूशन ड्राफ्ट मेंशंस पैलेस्टीनियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। अमेरिका ने उसमें फलस्तीनी रियासत का जिक्र शामिल जरूर कर लिया, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये काफी अच्छा ड्राफ्ट है। लेकिन उसमें जो पीस काउंसिल है और क्लैरिटी के साथ कि कैसे फलस्तीनी रियासत तक पहुंचेंगे, और गजा के रिकंस्ट्रक्शन के इजरायली फौज बैठी हुई है, तो वो क्लैरिटी नहीं है कि खतरा यह है कि इसको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अब रशिया अपना ड्राफ्ट लेकर आ गया है, तो ये काफी अब देखना कि दो सुपर पावर्स बिल्कुल मुख्तलिफ खड़ी हो गई हैं। अमेरिका वो अपना ड्राफ्ट लेकर आ गया है, रशिया यानी इसका मतलब रशिया और चाइना उस पर तो राजी नहीं होने वाले, और जाहिर है कि अमेरिका रशिया के ड्राफ्ट पर राजी नहीं होगा, तो फिर इस मसले का होगा क्या, ठीक है ना। तो अमेरिका जो लेकर आ रहा है उसमें मसला यह है कि इजरायली फौज, उसके हमले, सीज फायर वायलेशंस, गजा की रिकंस्ट्रक्शन और फलस्तीनी रियासत तक का रास्ता विद क्लैरिटी वो नहीं है। रियासत का जिक्र जरूर है लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है, यानी उस रास्ते तक वहां तक पहुंचने में, और जो इजरायली फौज बैठी हुई उसका क्या करना है। इसलिए जो अमेरिका का ड्राफ्ट है उसको रशिया और चाइना एग्री नहीं कर रहे, और जाहिर है रशिया के ड्राफ्ट को अमेरिका एग्री नहीं करेगा। सुपर पावर्स की लड़ाई जो है उस वक्त गजा के हवाले से जारी है। और एसोसिएटेड प्रेस ने बताया है कि ईरान ने एक ऑयल टैंकर को सीज किया है जिसके ऊपर मार्शल आइलैंड का फ्लैग था। यह स्ट्रेट ऑफ हुर्मज से गुजर रहा था और इसको कैप्चर कर लिया गया। पेंटागन ऑफिशियल्स ने यह कंफर्म किया है, ठीक है ना, यानी अमेरिकन वहां पर बैठे हुए हैं, उनके वॉरशिप्स हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज से काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसका मतलब ईरान ये बता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मज से वो कैप्चर कर सकता है, सीज कर सकता है ऑयल टैंकर्स को। अब ये किसका था और ईरान ने क्यों इसको पकड़ा है, ये काफी सीरियस एस्केलेशन है, लेकिन पता चलेगा कि ये था किसका और ईरान ने इसको किस मकसद के लिए जब वो सीज किया है। चाइना ये कह रहा है कि हम ईरान से अपने रिलेशंस को मजीद इंप्रूव करने के लिए, मजीद आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, और बायलैटरल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन होगा, और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको मजीद आगे ले जाने के लिए हम पूरी तरह से रेडी हैं। लेबनान के मामले में इजरायली तैयारियों के हवाले से मजीद सिग्नल्स आ रहे हैं कि वो किस कदर हमला करने के करीब हैं, जो उनके वैसे तो रोजाना हमले जारी हैं। इजरायली जो मरीब ऑनलाइन है वो लिख रहा है इजराइल की तैयारियां लेबनान बॉर्डर पर किस तरह से जारी हैं कि जो इजरायली एयरफोर्स है वो एक और चीज की तैयारी कर रही है, और वो ये है कि वो जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको शॉर्ट कर रही है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमला हुआ है और एयरफोर्स से उसका रिस्पॉन्स टाइम 2 मिनट है, 5 मिनट है या 10 मिनट है, वट उसको भी वो शॉर्ट कर रहे हैं ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, लेबनान वाले बॉर्डर के ऊपर, ड्यू टू द फियर ऑफ पॉसिबल हिजबुल्लाह अटैक, कि हिजबुल्लाह का हमला हो सकता है और
जो एयरफोर्स का रिस्पांस हो वो उसको शॉर्ट किया जाए, क्योंकि इजराइल मुकम्मल प्रोवोकेशन कर रहा है तो हिजबुल्लाह किसी भी वक्त रिस्पॉन्ड कर सकती है। और हिजबुल्लाह ने पिछले हफ्ते में एक पूरा अपना मुकदमा सामने रखा है, पब्लिकली ये बात कन्वे की है कि हमारी जो पेशेंस है वो रन आउट हो रहा है और अग्रेशन की एक लिमिट होती है। पब्लिकली उन्होंने अपना मुकदमा जो वो रख दिया है और उन्होंने सिग्नल दिया कि वो कभी भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो इजरायली एयरफोर्स ये चाहती है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं इन द नॉर्थ वो रिस्पॉन्ड करें क्विकली, मोर क्विकली जो वो रिस्पॉन्ड करें। और इन अदर वर्ड्स, इफ हिजबुल्लाह अटैक्स अ साइट इन द नॉर्थ, द आर्मी वांट्स द हेलीकॉप्टर टू अराइव एंड बिगेन ऑपरेशंस एज फास्ट एज पॉसिबल इंस्टेड बीइंग डिलेड, कि फौरी तौर पर जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो पहुंचे और रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, उधर अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका जो है वो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन जो है वो इंपोज कर रहा है, जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको सख्त कर रहा है ताकि जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है उसको मुतासर किया जा सके। इससे लेबनान का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो और ज्यादा बढ़ेगा, तो लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर और प्रेशर आएगा और वहां पर वो और बयानियां प्रमोट करेंगे कि देखें हिजबुल्लाह जो है उसकी वजह से ये सारे मसाले हैं। हालांकि ये मसाले हिजबुल्लाह की वजह से नहीं है, ये इजरायली पॉलिसी की वजह से हैं। इजराइल में एक और सुसाइड हुई है, ठीक है ना, यानी आप जरा अंदाजा करें, एक और सुसाइड इजराइल के अंदर हुई है। एक इजरायली फौजी जो है वो साउथ के अंदर जो है वो उसकी डेथ हुई है और सुसाइड उसने किया है। तो आप देखें कि इतने सैकड़ों की तादाद के अंदर, और ये तादाद 1000 के करीब हो सकती है, इतनी बड़ी तादाद इजरायली फौजियों ने सुसाइड किया, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। तो वजह यह है कि उन्होंने ऐसे वॉर क्राइम्स किए हैं कि अब वो बिल्कुल ज़हनी तौर पर पागल हो चुके हैं। इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ 2048 तक का सिक्योरिटी एग्रीमेंट जब वो चाह रहा है और ऐसी एक कमिटमेंट चाह रहा है कि बदलते हालात में भी अमेरिका हर सूरत में इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, ठीक है ना। 2048 तक का एक एग्रीमेंट वो चाह रहा है। और चूंकि उसको मसला ये आ रहा है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो ट्रंप की पार्टी है, हालांकि ये ज्यादा हार्ड लाइनर है और ज्यादा प्रो इजराइल है, लेकिन अब चूंकि वहां पर जो अमेरिका फर्स्ट की मूवमेंट चली है उससे इजरायली मफादात जब मुतासिर हो रहे हैं, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जब वो हासिल कर लिया जाए। तो नेतन्याहू ये कह रहा है कि हम जब वो अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, हम अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री को जब वो सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं, ये खुद टिक नहीं सकते हैं, ये इनकी बस बातें हैं। तो असल में मसला यह है कि वो थोड़ा सा ये बताना चाह रहा है कि भाई हमें अमेरिका की एड नहीं चाहिए। अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट जारी है ना, तो वो बताना ये चाह रहा है कि हमें अमेरिका की ज्यादा एड की जरूरत नहीं है, तो हम तो बस एक बराबरी की सदा का ताल्लुक चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि अमेरिका हमारे लिए आकर जंग लड़े, हम नहीं चाहते अमेरिका हमारे पर पैसा खर्च करे, बस हम तो बराबरी की सदा का ताल्लुक चाहते हैं। तो वो ये ताकि बात आगे बढ़ सके। सो 3 इससे पहले मुआहदे हुए हैं 10-10 साल के। इससे पहले जब वो 1998 के अंदर क्लिंटन दौर के अंदर एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर 21.3 बिलियन डॉलर्स 10 साल में दिए गए। फिर 2008 में हुआ जिसमें 32 बिलियन डॉलर जो है वो दिए गए, एंड 2016 में हुआ जिसमें 38 बिलियन डॉलर इजराइल को दिए गए। और जब से इजराइल कायम हुआ है इस मिलिट्री एड की मद में 263 बिलियन डॉलर्स, इन 2 साल को निकालकर 263 बिलियन डॉलर्स अमेरिका दे चुका है। बाकी इन कैश या बाकी जो मरात हैं वो बिल्कुल इससे अलग है, और 2 सालों की पिछली जो इमदाद है वो इससे अलग है, उससे हटकर 263 बिलियन डॉलर्स। और जर्मनी जो है वो इजराइलियों को 95 बिलियन डॉलर्स दे चुका है पिछले 2 साल निकालकर। और ये 95 बिलियन डॉलर्स इन कैश है जो इजराइलियों को दिया गया है हॉलोकॉस्ट वाले सारे मामले के हवाले से। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें अलग हैं, मरात, इनकी स्कॉलरशिप्स और काफी कुछ उसमें अलग है। तो इजरायली ऑफिशियल्स ये देख रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से ये 20 साल एग्रीमेंट करने के हवाले से उनको डिफरेंट मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम कोई बोझ नहीं डालना चाहते, ठीक है ना, एक नैरेटिव जो है बनाने की जो वो कोशिश कर रहे हैं। खैर, नेतन्याहू ने सीरिया के हवाले से दिलचस्प बात की है। कहता है कि मैं बड़ा परेशान हूं और ये देख रहा हूं कि क्या अल-शरा जो है क्या वो मेरे साथ काम करेगा टू अचीव डीमिलिटराइज्ड जोन इन सदरन सीरिया, कि सीरिया को, सदरन सीरिया को हम डीमिलिटराइज करें। क्या अल-शरा इस अच्छे काम में और पुरअमन काम में मेरा साथ देगा? What concerns me about Al-Shara is what is happening on the ground in Syria and whether it will become a peaceful। क्या अल-शरा की वजह से ये सीरिया जब वो पीसफुल हो जाएगा? मुझे काफी ज्यादा परेशानी है। यानी ये नेतन्याहू जो है वो अल-शरा के बारे में कह रहा है, और एक वक्त में नेतन्याहू ने अल-शरा को लाने का भी क्रेडिट खुद लिया था। तो अमेरिकन जो है वो अल-शरा के ऊपर सैंक्शंस खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना, और इजरायली जो है अल-शरा को विलन भी बता रहे हैं ताकि उनका एक्सपेंशन इस प्रोजेक्ट जो वो जारी रहे। अच्छा, उधर सूडान ने, वहां पर सूरत हाल बहुत खराब है। अल बुरहान ने अनाउंस किया है कि जनरल मोबिलाइजेशन जब होनी चाहिए अल सहीरा टाउन के अंदर और इर्द गिर्द के इलाकों में, क्योंकि आरएसएफ जब इधर बढ़ रही है। अच्छा, जो यूई है उसने बयान दिया है, जो अल बुरहान की फोर्सेज है उनके खिलाफ बयान दिया है कि ये सारे जिम्मेदार हैं जो कुछ सूडान में हो रहा है, ठीक है ना। तो सूडान की गवर्नमेंट जो है वो एक्यूज कर रही है
यूई को जेनोसाइड के हवाले से, और यूई उनको कह रहा है कि नहीं ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। अमेरिकन मीडिया ने खबर चलाई कि मडूरो जो है वो भाग चुके हैं, फरार हो गए हैं, क्यूबा जो है फरार हो गए। तो उसी दरमियान जो है वो प्रेसिडेंट मडूरो जो है वो एक नौजवानों के मार्च को लीड करते हुए कैपिटल के अंदर नमूदार हुए लाइव टीवी के ऊपर, टू बी ब्रॉडकास्ट ऑन ऑफिशियल टेलीविजन फॉलोइंग क्लेम्स दैट ही लेफ्ट द कंट्री फॉर क्यूबा। तो यानी कि एक ऐसी कैंपेन कि उनको डीमोरलाइज करने के लिए, क्योस फैलाने के लिए कि मडूरो तो फरार हो गए हैं, और उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए कि ये देखो कितना बुज़दिल लीडर है। कभी सरेंडर की खबरें फैलाई जाती हैं, कभी आप कह रहे हैं जो फरार हो गया है, भाई वो फरार क्यों होगा, मतलब वो फरार क्यों होगा, यानी ये बताने के लिए देखें वो तो डिक्टेटर था, वो तो करप्ट था, वो तो पैसा लूट रहा था। हालांकि फरार तो इनके लीडर्स होते हैं, जो ये अशरफ गनी को इन्होंने इंप्लांट किया वो फरार हुआ, ठीक है ना। तो मडूरो तो यानी एक पूरी कैंपेन है ना जो इस वक्त जारी है वेनेजुएला पर हमले को जस्टिफाई करने के लिए और वहां पर क्योस फैलाने के लिए। और प्रेसिडेंट मडूरो ने सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारे साथ किसी नई जंग में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है ना। हम अमन जब अमेरिका के साथ चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो हमारे पर हमले कर। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सदी के आगाज में वॉर ऑन टेरर का आगाज होता है, उसमें जितने भी मुल्कों पर अटैक किया गया मेजरली वो ओआईसी कंट्रीज हैं। ये पहला ऐसा मुल्क है जो नॉन मुस्लिम कंट्री है, जो एक्चुअली क्रिश्चियन कंट्री है, जिसके ऊपर अमेरिका हमला करने जा रहा है। हालांकि ट्रंप इस वक्त कह रहा है नाइजीरिया में वो इसलिए हमला करना चाहता है कि वहां पर क्रिश्चियंस के साथ ये हो रहा है, हालांकि वो खुद एक क्रिश्चियन कंट्री के ऊपर जो अटैक करने जा रहा है। तो ये एक नया फेज है कि जिसमें ओआईसी वर्ल्ड से हटकर किसी और मुल्क के ऊपर अमेरिका जो अटैक करने जा रहा है, एक नॉन मुस्लिम कंट्री के ऊपर जो कि क्रिश्चियन मेजॉरिटी का है। अच्छा जी, अब ताइवान को $330 मिलियन की आर्म्स सेल साइन की है, और ट्रंप की जानिब से उसके दौर का यह पहला इकदाम है जो सामने आया, जिसमें जो ताइवान के फाइटर जेट्स हैं उसके पार्ट्स जब शामिल हैं, बाकी असलहा शामिल है, और बीजिंग में इससे बहुत गुस्सा गया है। इससे जो ताइवान की एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है उसमें कुछ इजाफा होगा। F-16 के इसमें पार्ट शामिल हैं, C-130 जो एयरक्राफ्ट है उनके पार्ट जब शामिल हैं। चाइना ने कहा कि ये वायलेशन है हमारे इंटरेस्ट और हमारी सोवरेनिटी की, ठीक है ना। तो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अमेरिका बहुत ज्यादा एड करने जा रहा है ताइवान को, और बाकी भी शायद यूरोप भी करे, क्योंकि यानी जो एक स्टेटस को कायम था वो अब खत्म हो चुका है। अब ये जंग कोल्ड वॉर का आगाज हो चुका है, और चाइना को उन्होंने कंटेन करना है, चाइना को जंगों में ड्रैग करना है। अब वो ताइवान पर क्यों असलहा ना दें, एक स्टेटस को कायम था, लेकिन अब पता चल गया ना भी चाइना से लड़ना है, ठीक है ना। और एक तो कई सालों से मामला जारी ही है, लेकिन अब चूंकि देखे ना खुलकर तिजारती जंग भी हो गई, चाइना ने मिनरल्स भी रोक लिए, चाइना इनोवेशन का मरकज भी बन रहा है, वो चौथा एयरक्राफ्ट करियर जो न्यूक्लियर पावर होगा वो बना रहा है, वो फाइटर जेट्स बना रहा है, वो अमेरिका जिन पर हमला करना चाहता है, ईरान, वेनेजुएला, उन सब की सपोर्ट भी कर रहा है। दुनिया का जो बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है वो चाइना के राइज की वजह से बदल रहा है। तो इसलिए मतलब अब वो खुलकर आप देखेंगे मजीद असलहा वो देंगे ताइवान को, और फुल प्रोवोकेशन करेंगे, और चाइना के डिफरेंट बॉर्डर्स पर भी बहुत कुछ होगा जिससे बाकी बहुत सारे मुल्क मुतासर होंगे। तो मैक्रोन ने हंगामी तौर पर ज़ेलेंस्की को बुला लिया है, और जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं, मतलब उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन हम बढ़ा रहे हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, और प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन जो है वो करेंगे हम, जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। तो देखेंगे कि मैक्रोन जो है वो ज़ेलेंस्की के साथ क्या बात करते हैं, और जर्मनी कह रहा है कि हम ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन करने जा रहे हैं, यानी इनका कोई इरादा नहीं है जंग रोकने का। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर किया, अपने राय जरूर करें। अल्लाह हाफिज।